Okay, so from today we will start new chapter, chapter number 4, carbon and its compound. Chapter number 4, carbon and its compound. चैप्टर नंबर 4 कार्बन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बट आपको पता है कि सर्कमस्टेंसेस की वजह से इसमें से मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है डिलीट कर दिया गया है और ये थोड़ा सा आपका लॉस है। ओके, तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट था, बट इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिया गया है और मैंने बोला ना कि ये आपका लॉस है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपको आगे अगर आप नॉन मेडिकल लेने वाले हो तो ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि बेस आपका जो है ऑर्गेनिक का यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाता है। बट अब क्योंकि वो पोर्शन डिलीट है तो कहीं ना कहीं आपको जा कर के आगे प्रॉब्लम आने वाली है क्लास 1 में बहुत ज़्यादा। ठीक है, बट जितना भी है एटलीस्ट उतना अच्छे से कर लो। तो चलो लेट्स स्टार्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फर्स्ट, कार्बन इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 का मेंबर है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, lead. So these 5 elements are included in group number 14 and carbon belong to the second period also. Second period and group 14. Carbon is very important element because one branch of chemistry is totally based on the compound of carbon. जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरी की पूरी जो है आपकी कार्बन और एंड इट्स कंपाउंड के ऊपर पूरी बेस्ड है। तो आपको पता लग ही गया कि कितना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो कार्बन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। कार्बन कहाँ प्रेजेंट है? आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ आपके कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। क्लियर? कार्बन जो है वुड वगैरह में प्रेजेंट है। आपके अंदर भी कार्बन, जो आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन से बनी हुई है, उसमें भी कार्बन है। आप जो फूड लेते हो कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा वो भी कार्बन बेस्ड है। क्लियर? अर्थ क्रस्ट में भी आपका कार्बन है, कार्बोनेट है। वाटर बॉडीज में भी कार्बोनेट्स है और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो अपनी कवरिंग जो होती है उनकी कार्बोनेट की बनी होती है, हार्ड कवरिंग। तो कार्बन जो है आप अगर मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक आप देखो तो आपको पता लगेगा कि आप कितने सारे कार्बन कंपाउंड्स के आसपास आपका पूरा डे जो है वो पास होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब कार्बन एलिमेंट के बारे में सबसे पहले तो इसका ग्रुप 14 है, पीरियड सेकेंड है, एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। ठीक है, सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट इज 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, सो इट इज 4। वैलेंसी इज आल्सो 4 और 4 जो है उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है टेट्रा, एंड दैट्स व्हाई वी से कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ठीक है, वी यूज मोनो फॉर 1, डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6। सो इट इज टेट्रावैलेंट, मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब है इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या है? 6 है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है? 6। ओके, now see which type of bond carbon forms. So write down one question. Why does carbon always perform covalent
कंपाउंड, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, दोनों की मीनिंग सेम है। Why does carbon not form ionic bond? So both question have same meaning कि कार्बन जो है वो आपका कोवेलेंट कंपाउंड्स क्यों बनाता है, वाई डज इट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, और वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर we will discuss here. See, if carbon would form ionic bonds, so what will be happen? Ionic bonds. What are the conditions for ionic bond? कि one atom will donate electron and the other one will accept it. ठीक है, इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम वन एटम टू अदर। क्लियर। तो इफ कार्बन जो है अगर ये डोनेट करता है या लूज करता है 4 इलेक्ट्रॉन, इफ इट लूज 4 इलेक्ट्रॉन, निकाल दे 4 इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम स्टेबल विद कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, लूज कर दे और स्टेबल हो जाए। व्हाट विल बी हैपन, बेटा जब हम किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, रिमूव करते हैं, तो वी रिक्वायर एनर्जी टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो वो एनर्जी हमें उस एटम को देनी पड़ती है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। फिर इलेक्ट्रॉन निकालना तो कुछ तो करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी या टेम्परेचर देना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें से, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, 2 के लिए डबल देनी पड़ेगी, 3 के लिए उसकी ट्रिपल देनी पड़ेगी एंड 4 इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है हमें देनी पड़ेगी। तो इफ इट विल लूज इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, सो व्हाट विल बी हैपन, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। क्या होगा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर सकता, लूज नहीं कर सकता, ठीक है। सेकेंड थिंग आती है इफ इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो क्या होगा, गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो नाउ सी व्हाट विल बी हैपन। जब मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि एटम जो होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन, और इसके बाहर सेल पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो सपोज यहाँ पर अगर 6 प्रोटॉन है तो बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 6। वाई, बिकॉज प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, एंड एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। एटम जो होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए, इसकी बैलेंसिंग के लिए जितने प्रोटॉन अंदर होते हैं पॉजिटिव चार्ज, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर, ठीक है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस कर लेता है। नाउ अगर कार्बन विल गेन 4 इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट विल बी हैपन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, इट विल बी इक्वल टू 6। क्यों, प्रोटॉन थोड़ा ना लिए हैं, इलेक्ट्रॉन लिए जो बाहर आउटर सेल्स पे, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टेल मी, इट विल बिकम 10। न्यूक्लियस में 4 पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, और आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो व्हाट विल बी हैपन, इट बिकम डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स विद 6 प्रोटॉन। मीन्स 6 प्रोटॉन का 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी क्या होती है, कैंसिल। तो ना तो ये लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन और ना ही ये गेन कर सकता है,
then what will be happen? It will share its electron. ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, and the bond which is formed due to sharing of electron is known as covalent bond. क्लियर है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर रीजन समझ में आ गया कि कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता. द सिंपल रीजन इज इफ इट विल लूज इलेक्ट्रॉन देन अ लॉट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड to remove electrons. If it will gain electron, then it becomes difficult to manage 10 electron by 6 proton. So that's why it will share its electrons and form covalent bond. Reason clear है? तो ये हो गया आपका कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है. Write down the definition of covalent bond also. The bond which is formed due to the bond which is formed due to sharing of electrons is known as covalent bond. Is known as covalent bond. The bond which is formed due to sharing of electron is known as covalent bond. Now properties of covalent bond. आपने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की थी ना, अब आपने कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज करनी है. प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखो, सिंपल सी चीज है. सपोज ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, एंड दे बिकम स्टेबल. स्टेबल हो गए, दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, शेयरिंग से जो चीज़ बनती है, जो बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड कभी भी स्टेबल नहीं होता. रीज़न क्या है कि जब भी इनको होगा ना कि भी पार्टनरशिप में देखा है जो बिजनेस चलता है, सपोज थोड़ा सा लॉस हो गया है, प्रॉफिट हो गया, तो हटाओ, मेरा जो है मैंने जो लगाया है वो मुझे वापस करो, पार्टनरशिप ख़त्म नहीं होता है. तो यहाँ पर भी यही होता है कि जो शेयरिंग से जो चीज़ बनती है वो कभी भी स्टेबल नहीं होती. क्लियर? तो क्या है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इनकी जो इंटरेक्शन है वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने कि आयनिक के. क्यों? उनमें पॉजिटिव नेगेटिव आपका अट्रैक्शन, मतलब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन था, इस वजह से वो बॉन्ड स्टेबल था. ओके, ये क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है और इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और जब भी इसका दिल करेगा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना ले लिया, बॉन्ड ब्रेक. ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के जो फोर्सेस होते हैं वो आपके वीक होते हैं. ठीक है, अब वीक फोर्सेस होने की वजह से क्या होगा कि मैंने जरा सा भी हीट दी, जरा सा भी आग लगाई, खत्म वो बॉन्डिंग. सिंपल सी चीज़ है. इसका मतलब है कोवेलेंट कंपाउंड के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? लो. थोड़ी सी भी हीट पे बॉन्डिंग टूट जाएगी. अगर बॉन्डिंग वीक है तो थोड़ा सा भी आप आग लगाओगे, टूट जाएगी. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो बेटा इनके पास मैंने कहा था या तो फ्री आयंस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो. तो सॉलिड स्टेट में नहीं बट एक्वस स्टेट में कंडक्ट तो कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी. व्हेन डिसॉल्विंग इन वाटर या इनको हम मेल्ट कर रहे थे. क्यों? क्योंकि आयन में डिसोसिएट हो रहे थे एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे थे. लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड के साथ ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है. ठीक है, ये कभी आयंस में ब्रेक होंगे ही नहीं, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेंगे. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. Okay, so this is all about for today's lecture. Goodbye and have a nice day.